सिर्फ डीडी न्यूज पर। भूटान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्याल्तुसुएन जेतसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 6 बागी विधायक भाजपा में हुए शामिल। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधायकों का पार्टी में किया स्वागत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता और भाजपा आमने सामने। अनुराग ठाकुर ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का नशे के व्यापारियों से क्या है संबंध, जिससे हर गली मोहल्ले में खोले गए थे ठेके। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को लगा बड़ा झटका। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ी। के कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साजिश रचने का है आरोप। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा विचार विमर्श। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले में 115 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। भारत ने संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने की हमले की निंदा। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज 2 मैच। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान शुक्रवार को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी है, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्याल्तुसुएन जेतसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान ग्याल्तुसुएन जेतसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत की मदद से बनाया गया ये अस्पताल और अपने आप में अत्याधुनिक है। आइए बढ़ते हैं अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश के तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें नालागढ़ से विधायक के ठाकुर, देहरा से विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधायकों का बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, जहां उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां आप पार्टी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। दिल्ली के आईटीओ के पास शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आपके विधायक और मंत्रियों समेत तमाम कार्यकर्ता जुटे रहे। आपके विरोध प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत से एक नई लहर के साथ बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को वहीं भाजपा भी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जाकर अरविंद केजरीवाल को हटाने की शपथ ली। इसके बाद राजघाट पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का नशा के व्यापारियों और इन ठेकेदारों से क्या संबंध है, जिससे हर गली मोहल्ले में ठेके खोले गए थे। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की सरकार नशा मुक्त राज्य की बात करती है, लेकिन अभी पंजाब में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। एक दुर्घटना और घट गई। इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है।
शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज मीडिया के सामने आई और केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। अपने पति के समर्थन में उन्होंने देश को कमजोर कर रही ताकतों का जिक्र किया और सतर्क रहने की बात कही। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी से कथित तौर पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे खालिस्तानी आतंकवादियों सहित कुछ अन्य अलगाववादी ताकतों के साथ आम आदमी पार्टी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं से इस संबंध में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल से पूछा कि उनके पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत के गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलेआम खालिस्तानी अलगाववाद की वकालत करते हैं, ब्रिटेन में खालिस्तानियों के लिए धन जुटाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए धन देते हैं, लगातार भारत विरोधी पोस्ट करते हैं। उन्होंने साथ ही पूछा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी और हिंदू विरोधी सामग्री क्यों है। अमित मालविया ने आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल से पूछा कि भारत में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का राघव चड्ढा लंदन में है, क्यों? चड्ढा प्रीत गिल के संपर्क में क्यों है? अमित मालविया ने अपने बयान में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए। दिल्ली मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार से उन्होंने पूछा कि मीडिया खबरों के मुताबिक राघव चड्ढा लंदन आंख की सर्जरी के लिए गए हैं। यदि हां, तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के दावों का क्या हुआ? अमित मालविया ने साथ ही कहा कि क्या विज्ञापित दिल्ली मॉडल एक दिखावा है? अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे, विदेश में क्यों करवा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि तब आप कहां थीं जब अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना, तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं, गैंग चलता है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल से पद का मोह त्याग कर इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद दिखाई देने लगा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में अडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है। पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। भारत ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जर्मनी के कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसे भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए विदेश मंत्रालय ने आज इस पर जर्मनी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत में जर्मन दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंसवीलर को आज विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें इस पूरे मुद्दे पर भारत की आपत्ति से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। इससे पहले शुक्रवार को जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़े एक सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जर्मनी ने पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के मामले पर पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल को काम करना होगा और जेल से सरकार चलाने के व्यावहारिक समस्याओं का सामना भी अब करना पड़ेगा। While in jail, one's activities are governed or subject to the jail manual. If jail manual permits such things, it is okay. Otherwise, for him to function as the chief minister, or perform the duties of the chief minister, the court will have to give some instructions to the jail authorities. That is the only thing which is possible. Otherwise, of course, these are practical difficulties, because the whole atmosphere in jail is different. Because as a chief minister, he has to preside over the meetings, and while in jail, he can have only a video conference with the cabinet ministers, which violates the confidentiality of a cabinet meeting, because cabinet meetings are confidential.
and it is not open to public or it's not open to media. Therefore, whether the video conferencing is possible or not, I'm not very sure. और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 20,000 से ज्यादा का डोनेशन नहीं ले सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख का डोनेशन लेकर इसका उल्लंघन किया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव डोनेशंस बियॉन्ड 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जीडीपी को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा बस मानना है कि देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। उधर दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। के कविता की ईडी रिमांड आज खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने के कविता की 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांगी थी। ईडी ने कहा कि के कविता द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनको कन्फ्रंट कराना है और इसमें उनकी क्या भूमिका रही है पहले ही बता चुके हैं। उन पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले कोर्ट में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा नेता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की स्थिति धारा 355 लागू करने की है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में लोगों तक न पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की। लैंड माफिया सबका जमीन ले लिया, फसली जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड उसको बदल कर भेरी कर दिया और समुंदर का जो सॉल्टी वाटर वो अंदर लेके आए, जितना ट्रीज है काट दिया, जॉब कार्ड का पैसा अकाउंट नंबर बदल के मार दिया, एक का नहीं हजारों का
जॉब कार्ड का पैसा गरीब के पास नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो नहीं जा रहा है। और क्या बोलूं, कई गांव में कोई यंग लड़का है नहीं, क्योंकि सब यंग लड़का, हिंदू लड़का जो है चुन चुन के मार मार के भगा दिया गांव से, और हिंदू लड़की और औरत जो है खींच के लेके गया। संदेश खाली का आज जो अवस्था है ये अफगानिस्तान जैसा कुछ कम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का मदद लेके वहाँ पर हम जितना भी मदद कर सके हम करें, लेकिन इट इज़ अ सिचुएशन आइडियल फॉर इम्पोजिशन ऑफ 355। खबर अब आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पोर्ट पर सीबीआई ने कंटेनर को जब्त किया है। जांच एजेंसी को कंटेनर से 25,000 किलो ड्रग्स मिली हैं। ड्रग्स मिलने के बाद बीजेपी नेता यामिनी शर्मा ने कहा है कि हाल ही के कुछ वर्षों में ड्रग्स और शराब माफिया के लिए आंध्र प्रदेश एक डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का पकड़ा जाना चिंता का विषय है। और अब खबर पंजाब से। पंजाब Visakhapatnam port, they got information that 25,000 kg of dried yield, which has drugs, narcotics, and when CBI officers have tested that, the result came positive, and this is shaking the entire country, not only Andhra Pradesh. As in recent past years, we have been seeing that Andhra has become a destination for drugs and also liquor. There is lot of liquor mafia and also drug mafia going on in Andhra Pradesh, and it is actually worrying the people of Andhra Pradesh. और अब खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जहरीली शराब पीने से शुक्रवार 10 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ इस मामले में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 31 लोगों का संगरूर और पटियाला के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में ज्यादातर सुनाम हल्के के टिब्बी रविदासपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि जहरीली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्तर पर मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी करके उन्हें 4 हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। और बुलेटिन में आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के अन्य सदस्य शामिल होंगे। यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम समेत सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम सीईसी में शामिल होने के लिए करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता माणिक साह ने आज सुबह रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पदयात्रा की। तो त्रिपुरा में भाजपा नेता माणिक साह ने पदयात्रा की और रामनगर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया। आने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर त्रिपुरा में भाजपा नेता माणिक साह ने रामनगर उपचुनाव के लिए प्रचार किया और भारी मात्रा में लोग यहां मौजूद रहे। बढ़ते आगे, कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाजपा कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा 25 सीटों पर जेडीएस के समर्थन से ही चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीएस उनके सहयोग से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन सुराज अभियान चलाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल अपनी समझ से टिकट दे रहे हैं, लेकिन बिहार में पदयात्रा करने के बाद मुझे जमीन पर कहीं
नहीं दिखी कांग्रेस और ना कांग्रेस का झंडा दिखा, ना कोई कार्यकर्ता दिखा है। अब किसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, तो दल वाले, आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं, न कोई कांग्रेस दिखा, न कांग्रेस का झंडा दिखा, न कार्यकर्ता दिखा, न कार्यक्रम दिखा। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इंडी गठबंधन में सभी दल अपनी डफली, अपना राग गा रहे हैं। सीट शेयरिंग के पहले ही बिना विचारधारा वाले अवसरवादी गठबंधन के दल अपनी मर्जी से सीटों का, उम्मीदवारों का घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस इसमें बिल्कुल बेचारी बन गई है। बिना विचारधारा का जब कोई गठबंधन बनता है तो इसी तरह का अवसरवादी गठबंधन होता है और उसकी आयु कम होती है। यहाँ देखिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सभी आलाप रहे हैं। कम्युनिस्ट अलग घोषणा कर रहा है, आरजेडी अलग घोषणा कर रहा है, और राजद ने तो कांग्रेस को बेचारा बना दिया बिहार में, बिल्कुल बेचारा, लाचार। कांग्रेस हताश और परेशान है, लालू जी की चरण वंदना में लगा हुआ है कि जो मिल जाए वही बहुत है। कांग्रेस को लालू जी कुछ भी यहाँ देने को तैयार नहीं, अधिकतम 3 से 4 सीट देंगे और अपनी मर्जी की सीट वो ही देंगे। तो ये कैसा गठबंधन रहा? इंडिया अलायंस का तो कोई रहा नहीं। वही एक तरफ एनडीए में सब साथ मिलकर तालमेल एक साथ बिठा करके सीटों की घोषणा किए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, गैसंडी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दूधी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतर्थ का नाम शामिल है। केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई इस सूची में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार दौरों के समन्वय एवं आयोजन हेतु 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति देश भर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस दिन किस प्रदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए जाना है, यह तय करने का काम है। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव। तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक। जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल परिसर में हुए हमले के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से 4 लोग सीधे तौर पर शामिल हैं। विधायक अलेक्जेंडर
खिंडशेट्टी ने शनिवार को टेलीग्राम पर इसकी सूचना दी। खिंडशेट्टी ने बताया कि 2 आरोपियों को रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में कार का पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य संदिग्ध पैदल ही पास के जंगल में भाग गए। वहीं इस्लामिक स्टेट खुरासन के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 115 हो गई है। इस हमले में 145 लोग घायल हुए हैं। हमले की जगह के वीडियो फुटेज में क्रॉकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट स्थल में आग लगी हुई दिखाई जा रही है, जिसमें हवा में घना काला धुआं भर गया है। सशस्त्र व्यक्तियों ने गोलीबारी की और एक ग्रेनेड या आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग लग गई। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ले ली है। और रूस पर मॉस्को में हुए हमले के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जेसिका तनेजा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। जेसिका, आपसे जानना चाहेंगे कि रूस में ये हमला कब हुआ और अब जब 11 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, बताया जा रहा है कि किस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं और कौन है ये 11 लोग? जिस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं उसका नाम है आइसिस खोरसान। ये संगठन 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये पहला हमला नहीं है जो हमने मॉस्को में देखा है। पिछले ही महीने एक सिनागॉग में भी एक हमला, इसी तरीके का आतंकी हमला किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे काफी सारी आतंकी हमले हैं जिसकी जानकारी अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दी थी रशिया को, पर वो बार बार देखी नहीं गई या उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया या ध्यान नहीं दिया गया। उस चक्कर में जो इस समय माहौल है मॉस्को का, वो काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। और आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले 6 साल तक और प्रेसिडेंट रहेंगे, उनका टर्म भी एक्सटेंड हो चुका है। तो इस चक्कर में जो उन्होंने गारंटीज दी उस समय, सिक्योरिटी गारंटी, सुरक्षा की जितनी बातें की गई और वादे किए गए, वो इस समय जरूर उनकी परीक्षा लेंगे। जी जेसिका, साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये पता चल चुका है प्राथमिक जानकारी से कि इन 11 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है किस मंसूबे के साथ आए थे? देखिए, ये जो आतंकी हमला है, जो 11 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं अभी फिलहाल मॉस्को में, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, ये इसी संगठन से तालमेल रखते हैं जिसका नाम खोरसान। और ये रशिया को काफी समय तक आतंकी हमलों से परेशान करते आए हैं। 2017 में भी आपको याद होगा जब ट्रेन स्टेशन में अटैक हुआ था, तब भी जब 15 लोगों की मौत हुई थी, तब भी आइसिस खोरसान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी उस समय। तो ये जो संगठन है, इसने काफी हद तक सिक्योरिटी एजेंसीज को परेशान किया हुआ है। और बट इसमें ये बात जरूर सामने आ रही है इस समय कि ये आतंकी हमला जिसके बारे में अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जानकारी दी हुई थी रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज को बार बार कि ऐसा कोई बड़ा हमला हो सकता है मॉस्को में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो काफी ऊपर आ रही है। क्यों इग्नोर किया गया, इसे क्यों नकारा गया? ठीक जेसिका, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन ही 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्रराज मां भारती के सच्चे सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। शहीद दिवस पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। 12 साल के बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव है। किशोर अवस्था में खेत खलिहान में हंसते कूदते उस बालक को जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नई प्रेरणा दी। 23 मार्च को भगत सिंह जी को के साथी सुखदेव और राजगुरु अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, जीवन के सारे सपने मां भारती की आजादी के लिए समाहित कर दिए। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा हैं। और
पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती थी। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान यात्रा के लिए आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कहते हुए लिखा है कि हमसे मिलने के लिए आए मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो उनका व्यस्त कार्यक्रम और ना ही खराब मौसम उन्हें हमसे मिलने का अपना वायदा पूरा करने से रोक सका। यही है मोदी की गारंटी। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल है। शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। वोटों की गिनती 24 मार्च को होगी। छोटी होली पर जेएनयू छात्र संघ की नई टीम भी सामने होगी। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे की थाप के साथ नारे लगाते उत्साहित युवाओं का ये विहंगम नजारा है देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रहे चुनावी रण का। देश में छात्र राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात जेएनयू में छात्र संघ चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। शुक्रवार सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चली। चुनाव परिणाम 24 मार्च को आएगा। जेएनयू के चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रख रहे युवा कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार बनकर चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार उमेश चंद्र अजमीरा अध्यक्ष पद के लिए, दीपिका शर्मा उपाध्यक्ष, अर्जुन आनंद सचिव और गोविंद डांगी संयुक्त सचिव के पद के लिए प्रत्याशी हैं। और इस कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक 2 भी लेके आएंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ नया लाइब्रेरी भी लेके आएंगे, भारत जैसा नया 6 हॉस्टल्स बनवाएंगे। साथ में कैंपस को जेंडर जस्टिस लेके आके सेफ एंड सिक्योर कैंपस बनाने के लिए हमारा संघर्ष रहेगा। छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस से जुड़े राष्ट्रीय छात्र संघ के उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष के रूप में जुनैद रज्जा अध्यक्ष और सचिव के लिए फरीन जैदी प्रत्याशी हैं। देखिए, जेएनयू हमेशा से शिक्षा के मामले में और उसके बाद से जो आप बात कर रहे हैं हमेशा से आगे रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे रहेगा, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शंस कहीं ना कहीं एक कैंपस का जो कल्चर उसको ट्रांसफर करने में पूरे देश के सामने एक संदेश देता है। लेफ्ट पार्टी प्रत्याशियों के तौर पर धनंजय ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभिजीत घोष उपाध्यक्ष के लिए और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मोहम्मद शाजिद संयुक्त सचिव के पद पर प्रत्याशी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, इस बात की यहाँ पे लड़ाई है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तमाम वंचितों के लिए, तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए विश्वविद्यालय के गेट खुले रहे। चुनावी रण में समाजवादी छात्र सभा की प्रत्याशी आराधना यादव के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं जैसे महिला हूँ तो मेरा मेन मुद्दा जो है महिला सुरक्षा का है। महिलाओं की संख्या इस कैंपस में दिन ब दिन घटती जा रही है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को पीएचडी में डिप्रीवेशन पॉइंट मिले। इस बीच छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट पैनल की संयुक्त सचिव प्रत्याशी स्वाति सिंह का नामांकन भी रद्द हुआ। हमारे संगठन से, डीएसएफ की तरफ से और मैं अपनी तरफ से हम यही चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ना रुके, जैसा है वैसा रहे, लेकिन जेनसेक जो जिस पद पे मैं चुनाव लड़ रही थी उस पोस्ट के लिए जो है दोबारा से नॉमिनेशन कराया जाए। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के प्रचार कर रहे प्रत्याशियों के द्वारा कागजों और बैनर पोस्टर से पर्यावरण को दूषित करने को लेकर आक्रोशित जेएनयू में पर्यावरण विषय की छात्रा सुकृति ने कहा कि यहाँ इको फ्रेंडली वातावरण है, इंसान और जानवर एक ही कैंपस में रहते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव के नाम पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया के उसमें दौर में जी रहे हैं। सब सोशली कैंपेनिंग कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। इतना पेपर जो यहाँ वेस्ट हो रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं पर्यावरण की छात्रा होने के नाते यही कहना चाहूँगी। बाकी बहुत अच्छा माहौल है जेएनयू में। छात्र संघ चुनाव को लेकर जेएनयू में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने भी अपनी राय रखी। समाज में लोग कल सोचते हो, जेएनयू उसको आज सोचता है।
यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके कैंपस में जो एक पढ़ने का माहौल है उसको किस तरीके से कायम किया जाए। एक तो रिसर्च फ्रेंडली वातावरण हो, पठन पाठन सुचिता रूप से चले और वायलेंस जो है बिल्कुल ना हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की फंडिंग है और महिला को रिप्रेजेंटेशन है उस पर काम होना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ सब लोग नारे लगा रहे हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और किसी प्रकार का धन बल का प्रयोग नहीं। तो ये एक यहाँ का एक जैसे कह सकते हैं कि एक वैशिष्ट्य है जेएनयू के इलेक्शंस। जेएनयू की मूल जेएनयू की बात कर रहे हैं, बाहर सब कुछ चल रहा है ठीक है, लेकिन जेएनयू में जो हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स की जो असुविधाएं हैं या फिर मतलब पानी सैनिटरी को लेकर के जो भी चीजें, लोग उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहती हूँ जो वाकई जेएनयू को जेएनयू रहने दे। डेफिनेटली यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं कि पूरा एक फेस्टिवल की तरह, एक पर्व की तरह जेएनयू का इलेक्शन जो है वो रहता है हमारे कैंपस में। हम आशा करते हैं कि अभी जो भी आए, जो भी पार्टी जीते वो इसे सही करे और एकेडमिकली बढ़ाए इसे। मैं वातावरण ऐसा ही चाहती हूँ जैसा वाइब्रेंट वातावरण आज यहाँ पे है और अलग अलग पार्टी से लोगों को मौका मिल रहा है खड़े होने का, अपनी बात आगे रखने का। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 45, उपाध्यक्ष के लिए 43, महासचिव के लिए 44, संयुक्त सचिव के लिए 38 और पार्षद पद के लिए 258 दावेदार मैदान में हैं। सभी को चुनावी नतीजों का इंतजार है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये 24 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के साथ जिस तरह चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ विविधता में एकता के दर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन पीयूष के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आपको ले चलते हैं श्रीनगर की वादियों की तरफ, जहां बसा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की चमक देखते ही बनती है। देश भर से आए पर्यटक इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। सिराज बाग के नाम से प्रसिद्ध इस गार्डन में 70 से अधिक ट्यूलिप की प्रजातियां मौजूद हैं। दिल्ली में आज से द सॉन्ग ऑफ सियोनी की प्रस्तुति में डीपीएस साकेत के विद्यार्थियों ने जंगल की कहानी को मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। द सॉन्ग ऑफ सियोनी एक जंगल की कहानी, जिसे मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया चौथी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने। जी हां, डीपीएस साकेत के 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने मंच पर इस तरह से अपना किरदार निभाया कि प्रोफेशनल कलाकारों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। Just in me, shut your trust in me. Want him gone. Ah, that monkey. खास तौर पर छोटे बच्चों ने तो हर किसी को दांतों तले अंगुलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। कमजोर समझने की मत करो गलती, इस समस्या का हल निकालो जल्दी। सही कहा, हम अपनी ताकत से 1 और 1 11 बनकर दिखाएंगे। ये भेड़िए अपने आप उल्टे पांव लौट
ये रडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक का एक अडेप्टेशन है और हमने इस थीम को लेकर के, ये तो मोगली का कहानी है, उसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी का भी थीम रख करके एक प्ले बनाया। सब कुछ इन हाउस है, स्क्रिप्ट भी हमारे स्टाफ ने ही लिखा और सारा डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ हमारे इन हाउस ही है। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक बच्चे थे स्टेज पे आज, और करीब 300 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस प्रस्तुति में स्थानीय हाथियों का प्रमुख और जंगल कानून का रक्षक दिखाया गया। इसके अलावा इस पूरी कहानी में प्रमुख पात्र मोगली यानी कि एक मानव बच्चा रहा जिसे भेड़ियों, बघीरा और भालू द्वारा पाला गया। वहीं शेर खान निर्दयी, आक्रामक, हिंसक और अहंकारी दिखाया गया, लेकिन अंत में जीत मोगली की दिखाई जाती है। द सॉन्ग ऑफ सियोनी जंगल बुक पर आधारित है। यहाँ बच्चों ने जंगल के हर जानवर का किरदार बखूबी निभाया। इस तरह के कार्यक्रम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि बच्चों के बीच प्रकृति और पर्यावरण का भी अच्छा संदेश जाता है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित पेश किए गए कार्यक्रम ने एक अलग छाप छोड़ी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।